और प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे बच्चों। तो आज हम कक्षा 10 का फिजिक्स का अनसॉल्व्ड पेपर, यानी पिछले 10 साल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, पिछले 10 साल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। और अगर ये पूरा सेक्शन आप लोग देख लेते हैं, पूरा एकदम जो 10 साल का मैं पेपर हल कराऊंगा आपसे, अगर ये पूरा पेपर आप देखेंगे तो हमें विश्वास है इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 10 साल तक का पेपर जब आप लोग हल कर लेंगे ना तो बच्चों बहुत ही बेहतर नंबर आएगा। और अभी 16 तारीख से आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो हम उम्मीद करते हैं कि उस 16 तारीख तक 10 साल का जो भी पेपर हुआ है वो पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व करा दूं। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि टॉपिक बहुत ही बेस्ट और शानदार होगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो भी बच्चे यूपी बोर्ड में जो कक्षा 10 का पेपर देने वाले हैं वो सभी बच्चे इसको देख सकें और बढ़िया नंबर ला सकें बच्चों। तो चलिए बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं लेंगे, क्वेश्चन शुरू करते हैं। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2022 से हम शुरू करते हैं। 2022, फिर 22 के बाद 21, फिर ऐसे 19 ऐसे टॉपिक करते हैं वाइज। और पिछले 10 साल तक आप लोग पता होगा कि 7 सेट पेपर बनता है, तो ये पहला सेट है 2022 का। और पेपर हमारे पास इस समय 824 बीजे, 824 से बीजे ये पेपर है हमारे पास। वही पेपर मैं आप लोग को हल कराने जा रहा हूँ बच्चों। तो फिजिक्स का, केवल फिजिक्स का पेपर मैं हल कराऊंगा। और पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है बहुविकल्पी है। पहले बहुविकल्पी आएगा बच्चों। तो बहुविकल्पी है क्वेश्चन पहला, कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, ऑप्शन मिलेगा वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन इसमें दिया है बच्चों जल, दूसरा ऑप्शन दे दिया है हीरा, तीसरा ऑप्शन दिया है कांच, और चौथा ऑप्शन दिया बच्चों तारपीन का तेल। समझिए, क्वेश्चन है कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, कि हीरे का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, कि तारपीन के तेल का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। समझिए, कह रहा है क्वेश्चन वायु के सापेक्ष, वायु के माध्यम मतलब क्या, जल, हीरा, कांच और तारपीन। तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, जल का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, कि हीरे का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, कि तारपीन के तेल का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो बता दूं बच्चों, वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक अधिकतम होता है कि नहीं। हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है भाई, अधिकतम होता है, जल का नहीं, कांच का। जो भी इसमें दिया है सबसे अधिक इसमें हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिकतम होता है वायु के सापेक्ष। पहले का ख वाला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। निकट दृष्टि दोष के निवारण, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए, चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए, है कि नहीं। कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे, निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है बच्चों, निकट दृष्टि में नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई देती है नहीं। और पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है भाई, पहला ऑप्शन दिया अवतल लेंस, क्या दिया, अवतल लेंस। दूसरा ऑप्शन दिया है अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन दिया बच्चों अवतल दर्पण। तीसरा ऑप्शन दिया है
उत्तल लेंस, तीसरा ऑप्शन दिया उत्तल लेंस, और चौथा ऑप्शन दिया है उत्तल दर्पण। चौथा ऑप्शन दिया भाई, चौथा ऑप्शन उत्तल दर्पण, चौथा ऑप्शन दिया उत्तल दर्पण। सोचिए भाई, निकट दृष्टि दोष में, अब निकट दृष्टि दोष की जब बात कर रहा है तो इसमें दो ऑप्शन आपको एकदम एकदम ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि ये हो ही नहीं सकता। क्यों? दोष में जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष होगा तो लेंस लगेगा, न कि दर्पण लगेगा, और यहाँ पर दे रखा है अवतल दर्पण, तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, यानी दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। फिर यहाँ दे रखा है उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं बच्चों, तो उत्तल दर्पण होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब दोष होता है आंख में कोई अगर दोष होगा बच्चों तो दर्पण नहीं लगता है, दर्पण नहीं लगता है, लेंस लगते हैं। अब जरा सोचो, यहाँ पे निकट दृष्टि दोष है, क्या दे रखा है भाई? निकट दृष्टि दोष, और दे रखा है दूर। तो निकट दृष्टि दोष की अगर बात करो बच्चों ना, निकट दृष्टि दोष में तो समझिए, बस मैं आपको ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये कोई नियम नहीं होता है। निकट और एक होता है दोष, एक निकट दृष्टि दोष, फिर एक होता है दूर दृष्टि दोष, और एक होता है जरा दृष्टि दोष। तो चलिए ना, निकट दृष्टि दोष में और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? लेंस भी हमारे पास दो ही होते हैं, एक अवतल लेंस होता है, दूसरा क्या होता है बच्चों? उत्तल लेंस। अवतल लेंस, अवतल लेंस, और क्या होता है? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस होता है, ठीक है कि नहीं? अब जरा सोचो, मैंने काउंट करके मैं याद करने का तरीका आपको बता दूं कि आप अगर इसमें देखेंगे कितने अक्षर, तो 1 2 3 यानी 3 अक्षर है, 3 अक्षर है, और इसमें कितने अक्षर है? 2 अक्षर है कि नहीं? इसमें देखो कितने, 1 2 3 4, यहाँ 4 अक्षर है, और यहाँ कितने अक्षर है भाई? 3 अक्षर है। इसका मतलब कि 3, यानी जब 3 होगा तो 3 से 1 आगे बढ़ेंगे तो 4 पड़ेगा, 2 से 1 आगे बढ़ेंगे तो क्या पड़ेगा? 3 पड़ेगा। यानी यहाँ पर बात कर रहा है बच्चों निकट दृष्टि दोष की, तो निकट यानी 3, 3 क्या पड़ेगा? 4, यानी 4 का मतलब क्या हो गया? अवतल लेंस। यानी निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए कौन सा लेंस लगेगा भाई? अवतल लेंस लगेगा। कौन सा लेंस लगेगा? अवतल लेंस लगेगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगर बातें आपको समझ में आती है तो इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि और जो बच्चे हाई स्कूल का पेपर देने वाले हैं उन बच्चों का भी कल्याण हो। चलो जी, ये हो गया। उसके बाद से पहले का ग है ना, बहुविकल्पी जो क्वेश्चन है वही मैं करा रहा हूं। पहले का ग कर है चुंबकीय बल रेखाएं। आप क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं। पहला ऑप्शन दिया है इसमें सदैव समांतर होती हैं, सदैव समांतर होती हैं, सदैव समांतर होती है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया बच्चों एक बिंदु पर मिलती है, एक बिंदु पर मिलती है, एक बिंदु पर मिलती है। और तीसरा ऑप्शन है भाई कह रहा है कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती हैं। और चौथा ऑप्शन है बच्चों इसमें, चौथा परस्पर काटती है, परस्पर काटती हैं, परस्पर काटती। ये क्वेश्चन है बहुविकल्पी में, फिजिक्स में पहले का ग। कह रहा है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, तो चुंबकीय बल रेखाएं आपको पता होगा कि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलती है और साउथ पर जाकर के समाप्त होती है। नॉर्थ से निकलती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ पर जाकर के क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो ये नॉर्थ से निकल सदैव समांतर, यानी सदैव समांतर होती नहीं, क्योंकि नॉर्थ से निकला साउथ से समाप्त। समांतर का मतलब ये बातें होगा उसे नहीं चल रहा है, यानी नॉर्थ से निकलता है और साउथ पे समाप्त होता है। एक बिंदु पर मिलती है, ये भी नहीं होगा, एक बिंदु पर मिलती है। कह रहा है कि नहीं, नॉर्थ से निकल के दूसरे बिंदु पर चली जाती है, तो एक ही बिंदु पर नहीं मिलती। कह रहा है एक दूसरे को कभी नहीं काटती। और आपको बताएगा कि चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अगर काटती तो क्या होता? जब कटान बिंदु पर दो स्पर्शी होगा, और जब दो स्पर्शी होगा तो वहां दो दिशाओं को बताने लगेगा, और ये कभी संभव नहीं है। परस्पर काटती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर समझ में आ रहा है
तो वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी बच्चे पढ़ें। और जो मैं 10 साल का पेपर हल कराऊंगा फिजिक्स में, मैं उम्मीद करता हूं कि इन 10 साल का पेपर आप लोग अगर पूरा वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो इससे बाहर से एक भी क्वेश्चन आएगा नहीं। इतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो फिजिक्स में पूर्णांक आएगा बच्चों, ये दावा मैं करता हूं अगर आप अच्छे से देख लिए तो। उसके बाद से बच्चों पहले का घ है ना, बहुविकल्पी में पहले का घ, यदि क्वेश्चन दे रखा है, यदि 2022 824 पेपर हमारे पास है, 2022 का पेपर कोड है 824 और 824 BJ, 824 BJ यही पेपर है। यही पेपर मैं आपको हल करा रहा हूं 2022 में। जो पेपर 824 कोड आप BJ है मिला लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन इधर उधर रहेगा, सेम पेपर वाला ही क्वेश्चन मैं करा रहा हूं बच्चों। करा यदि फाई चुंबकीय फ्लक्स है, करा यदि फाई चुंबकीय फ्लक्स है, यदि फाई चुंबकीय फ्लक्स है, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, करा है कि बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, करा बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ए अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, करा है कि ए अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, तो इनके बीच सही संबंध, तो इनके बीच सही संबंध पूछ रहा है। कह रहा है कि फाई बी चुंबकीय क्षेत्र है और ए अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, तो कह रहा है कि इसमें सही संबंध क्या होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है बच्चों, पहला ऑप्शन दिया बी बराबर फाई अपान ए, दूसरा ऑप्शन दिया बच्चों फाई बराबर बी इंटू ए, बी अपान ए, तीसरा ऑप्शन दे रखा है ए बराबर बी इंटू फाई, और चौथा ऑप्शन दिया बच्चों, चौथा ऑप्शन दे दिया बी बराबर फाई इंटू ए। समझो न, कह रहा है कि चार ऑप्शन हम लोग के पास है, यानी फाई चुंबकीय फ्लक्स, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ए अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। तो कह रहा है कि इसमें सही संबंध क्या होगा। तो आपको पता होगा कि फाई बी और ए में, तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होता है बी इंटू ए, चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी इंटू ए। अब इसमें देखिए कि कहीं फाई बराबर बी इंटू ए दिया है कि नहीं दिया, तो यानी फाई बराबर बी इंटू ए नहीं दिया, तो कह रहा है कि फाई बराबर बी अपान ए, ये कभी होगा नहीं क्योंकि फाई बराबर बी इंटू ए होता है, ए बराबर बी इंटू ए होगा नहीं, है कि नहीं, और कह रहा है कि बी बराबर फाई इंटू ए होगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ से हम लोग निकालना चाहेंगे चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर, तो बी बराबर निकालोगे बच्चों तो फाई अपान ए, गुणा में इधर आकर भाग हो जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा फाई अपान ए। इसका मतलब जो पहला ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन होगा। क्यों, इसमें यही बस पूछा था फाई बी और ए में सही संबंध क्या होगा, तो बी बराबर फाई अपान ए, क्योंकि ये सब ऑप्शन होंगे नहीं। अब बी फाई बराबर बी अपान ए नहीं होगा क्योंकि फाई बराबर बी इंटू ए होता है। अरे ए बराबर, अगर ए का मान यहाँ से निकालना चाहोगे बच्चों, क्योंकि फार्मूला हम लोग का यही होता है, तो फाई बराबर होता है बी इंटू ए, और ए का मान निकालना चाहोगे तो ए बराबर लिखो, गुणा में इधर आकर के भाग होगा, तो फाई अपान बी होगा, है कि नहीं, फाई अपान ए बराबर फाई अपान बी होगा, न कि बी इंटू फाई होगा, ये कभी हो ही नहीं सकता। उसी तरह बी बराबर कर रहा है फाई, अब बी बराबर अगर यहाँ से बी का मान निकालना चाहोगे, तो अगर यहाँ से बी का मान निकालो तो बी बराबर ए, गुणा में इधर आकर भाग होगा, तो फाई अपान ए होगा, क्या होगा, फाई अपान ए, तो बी बराबर फाई अपान ए होगा, न कि बी बराबर फाई इंटू ए, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, पहला ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, तो ये सही होगा बच्चों। यानी इसमें चार बहुविकल्पी पूछता है, चारों बहुविकल्पी मैंने आपको करा दिया। अब बच्चों ये एक एक नंबर का था, ये एक एक नंबर का था ये चारों। अब अगला जो आता है बच्चों, अब दो दो नंबर का क्वेश्चन आता है, दो दो नंबर का क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। दो दो नंबर का क्वेश्चन आता है भाई, इसमें क्या दिया इसको देख लेते हैं एक बार हम लोग। कह रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर, कह रहा है अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब
वस्तु पर ही बनता है, दर्पण की फोकस दूरी क्या है? दर्पण की फोकस दूरी क्या है? जरा समझो भाई। दूसरे का क 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है पेपर में आपके। दूसरे का क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। कह रहे एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, दर्पण की फोकस दूरी क्या है? सवाल लगाते हैं भाई। 2 नंबर का क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की बात कर रहा है। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु, यानी अवतल दर्पण में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा है, तो u बराबर हो जाएगा बच्चों -30 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि u का मान दर्पण में हमेशा ऋणात्मक होता है, चाहे वह अवतल दर्पण हो चाहे वह उत्तल दर्पण हो, इसमें u का मान ऋणात्मक होता है, तो u बराबर हो गया -30 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं भाई। कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा है और उसका प्रतिबिंब भी वही बन रहा है। इसका मतलब कि भी बराबर भी क्या होगा -30 सेंटीमीटर। जहां वस्तु रखा वही प्रतिबिंब बन गया। तो कह रहा है इसकी फोकस दूरी बता दीजिए। क्या बता दीजिए? फोकस दूरी बता दीजिए, यानी फोकस दूरी पूछ रहा है। तो UVF में आप संबंध पढ़े हैं, UVF में संबंध पढ़े हो बच्चों। 1/F बराबर होता है 1/V प्लस 1/U दर्पण के लिए। अगर लेंस की बात करेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। हमसे फोकस दूरी पूछ रहा है, तो 1/F बराबर 1/V। V का मान कितना है? -30 प्लस 1/U। U का मान भी कितना है बच्चों? -30 है। ये बातें आप लोग समझ पा रहे होगे। तो 1/F बराबर इसे हम लोग लिख सकते हैं -1/30 और प्लस माइनस -1/30। आपको पता होगा कि अगर भिन्न में दिया हो और हर अगर समान है, हर अगर समान है तो जोड़ना है तो जोड़ देंगे, घटाना है तो घटा देंगे। दोनों माइनस ही है बच्चों। तो 1/F बराबर -1 -2 बटे क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक उम्मीद है बातें समझ में आती होगी। अब देखो 1/F बराबर -2/30 है, तो F बराबर क्या हो जाएगा? 30/-2 होगा। 2 से भाग करोगे क्या आ जाएगा? 15। यानी F बराबर क्या आ गया? -15 सेंटीमीटर। यानी अवतल दर्पण, जिस अवतल दर्पण में वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया था, उसकी फोकस दूरी क्या आ जाएगी? 15 सेंटीमीटर। माइनस बता रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, यानी दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। चिन्ह ये बताता है कि अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है। यानी लिखोगे फोकस दूरी बराबर फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यानी फोकस दूरी कितना हो गया बच्चों? 15 सेंटीमीटर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में पूछता है, ठीक है। और ये पूछा गया क्वेश्चन है 2022 824 कोड बीजी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरे का ख, दूसरे का ख। दूसरे का ख देखो, कह रहा है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण की बात करें तो F बराबर -40 सेंटीमीटर। कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए भाई? वक्रता त्रिज्या। तो आपको पता होगा बच्चों कि F बराबर क्या होता है? F बराबर R/2। F बराबर क्या होता है? R/2। तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर 2F होगा कि नहीं होगा? तो R बराबर 2 इंटू F का मान -40 गुणा कर दोगे बच्चों, तो R बराबर क्या हो जाएगा? -80 सेंटीमीटर। तो माइनस, यानी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? -80 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह बता रहा है कि अवतल दर्पण है, इसे लिखोगे कि वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जिसका फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा भाई? 80 सेंटीमीटर। ये दूसरा का खो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। आगे देखते हैं दूसरे का, यानी 2-2 नंबर में 3 क्वेश्चन आपसे पूछता है। 2-2 नंबर का 3 क्वेश्चन आपसे पूछता है बच्चों। तो दूसरे का ग देख लेते हैं।
दूसरे का ग, वाहनों में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। अच्छा जी, पूछ रहा है कि वाहनों में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया, वाहनों में उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता। कह रहा है कि वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि उत्तल दर्पण बहुत बड़ी वस्तु को बहुत छोटा प्रतिबिंब यानी पूरा प्रतिबिंब उसमें दिखा देता है और सीधा बनता है, पूरा प्रतिबिंब बनता है और क्या बनता है भाई, सीधा बनता है। तो इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कितना भी बहुत बड़ी वस्तु होगी तो उसका प्रतिबिंब छोटे में पूरा दिखाई दे देता है, इसलिए वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो ये 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, ठीक है। अब बच्चों आगे पूछता है 4-4 नंबर का क्वेश्चन, 4-4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है भाई, देखते हैं। तीसरे का क, ठीक है। कह 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, समझिएगा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एक बार नोट कर लीजिएगा, उसके बाद खुद लगाइएगा। कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख भी खींचिए। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चों आपको पेपर में। तो समझो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, यानी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस ना, तो अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो -15 सेंटीमीटर। आगे देखिए, अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो कह रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 10 सेंटीमीटर की, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब कि दर्पण के सामने ही बन रहा है तो आभासी बनेगा। अवतल दर्पण है तो आभासी कैसे बनेगा भाई, वास्तविक बनेगा। और भी बराबर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, तो -10 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। उसके बाद से वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, वस्तु की दूरी पूछ रहा है कि वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, और इसका किरण आरेख भी बनाइए, इसका किरण आरेख भी बनाइए बच्चों। 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है ये। तो देखते हैं, वही संबंध दर्पण की बात कर रहा है, दर्पण है ना, हो दर्पण की बात कर रहा है बच्चों। सॉरी, दर्पण नहीं है, लेंस है। तो अवतल लेंस की अगर बात करोगे ना, अवतल लेंस की अगर बात करोगे बच्चों, तो आपको पता होगा अवतल लेंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है कि नहीं। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, यानी अवतल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। और भी प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, जिधर वस्तु रखा है उधर ही प्रतिबिंब बनता है, यानी फोकस दूरी की तरफ ही प्रतिबिंब बनता है, तो ये भी ऋणात्मक होगा। और u, अब u हमें ज्ञात करना है बच्चों की u का मान कितना होगा। तो लेंस के लिए फार्मूला हम लोग पढ़े थे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये संबंध हम लोग पढ़े थे। तो 1/f का मान -15, तो -15 हो गया, बराबर 1/v का मान -10 माइनस 1/u हो गया। ये -1/u इधर आकर प्लस, ये माइनस उधर जाकर के प्लस, तो 1/u बराबर हो जाएगा -1/10, ये माइनस इधर आकर के बच्चों प्लस हो गया, तो 1/ क्या हो गया 15। अब दोनों का एलसीएम ले लोगे 30 होगा, 10 में 30 से भाग करोगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 1 में करोगे तो -3 प्लस 15 दूना के 30, दुए कम में 2, यानी 1/u बराबर इतना हो गया। तो 1/u बराबर -3 धन 2 -1/30 होगा, बोलो ना। तो u बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, -30 सेंटीमीटर, यानी वस्तु जो है ना वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी होगी, वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी होगी। समझ पा रहे हो बात को भाई, वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी होगी। ये हो गया बच्चों। इसका किरण आरेख बनाने के लिए बोल रहा है, किरण आरेख बनाने के लिए बोल रहा है ना, तो किरण आरेख बनाने के लिए बोल रहा है तो बना लो। ये हम लोग का ये अवतल लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया, ठीक है। इधर प्रथम फोकस होता है, इधर द्वितीय फोकस होता है, और वो 15 सेंटीमीटर, यहां से नाप करके बना लेना। मान लो ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है कि नहीं, यहीं से निकाल लेते हैं बच्चों। तो ये 15 सेंटीमीटर है,
15 सेंटीमीटर और इसका वस्तु की दूरी क्या आ गया 30, यानी वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। इसका मतलब कि यहाँ से अगर ये दूरी निकालेंगे, ये दूरी निकालेंगे तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर वस्तु रखा है, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, अपवर्तन के पश्चात किस बिंदु से, यानी फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से जाएगा, जहाँ प्रतिच्छेद करेगा वहीं पर क्या बनता है बच्चों, प्रतिबिंब बनता है, यानी यहाँ पर ऐसे प्रतिबिंब बनेगा और ये दूरी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये आपका किरण आरेख हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, किरण आरेख होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये दूसरे का क हो गया, अरे सॉरी तीसरे का क। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। ये सब बच्चों पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने कहा 2022 में जो पेपर हुआ, यानी पेपर का कोड 824 है बीजे, ठीक है कि नहीं। अगला देख लेते भाई, तीसरे का ख। अच्छा, इसमें अथवा में दिया है बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा, मैं बोल रहा हूं। एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है, यानी यू हम लोग से पूछ रखा है, उसका भी दे रखा है 25 सेंटीमीटर, एफ दे रखा है 50 और यू पूछ रहा है भाई, तो आसानी से निकाल सकते हो तुम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है बच्चों तीसरे का ख, ये भी 4 नंबर का है। एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान 9 × 10 के पावर -31 किलोग्राम, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान, तो कोई इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी ईएम, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कह रहा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना दे रखा है बच्चों, तो 9 × 10 के पावर -31 किलोग्राम। फिर कह रहा है कि किलोग्राम वो आवेश क्यू दे रखा है, और आवेश क्यू दे रखा है 0.6 × 10 के पावर -19 कूलाम। और कह रहा है कि x अक्ष के समांतर 3 × 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से, तो v बराबर दे रखा है बच्चों 3 × 10 के पावर 6, 3 × 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर पर सेकेंड के वेग से गति करता हुआ z अक्ष के समांतर कार्यरत 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला बल, कह रहा है कार्य करने वाला बल बता दीजिए। फिर कह रहा है कि त्वरण पूछ रहा है बच्चों, त्वरण बता दीजिए, और दिशा पूछ रहा है। चलो जी ठीक है, क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान 9 × 10 के पावर -31 किलोग्राम, वह आवेश 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम, x अक्ष के समांतर 3 × 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति करता हुआ z अक्ष के समांतर कार्यरत 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले बल और त्वरण बताइए। इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले बल और क्या बता दीजिए भाई, त्वरण बता दीजिए, है कि नहीं है, त्वरण बता दीजिए। समांतर है, अब जरा सोचो भाई, समांतर है तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, एक फार्मूला तुम लोग पढ़े होगे बच्चों, F बराबर QVB, एक फार्मूला पढ़े हो तुम लोग QVB, क्योंकि दोनों की दिशाएं एक होगी, दोनों की दिशा क्या हो जाएगा बच्चों, एक होगा, 90 अंश का कोण 90 अंश का कोण बनाएगा, और साइन 90 अंश का मान, QVB साइन थीटा होता है, थीटा बराबर 90, तो 90 अंश का मान 1 होता है। तो हमने तो रखेंगे फार्मूला F बराबर QVB, और F का मान निकालो, तो F बराबर Q, और Q का मान कितना दे रखा है बच्चों, 1.6 × 10 के पावर -19 QVB। तो F बराबर QVB पर निकालोगे तो F बराबर Q का मान हम लोग को पता है, V का मान दे रखा है बच्चों 3 × 10 के पावर 6 इंटू B का मान दे रखा है 0.3, तो F बराबर हो जाएगा बच्चों, F बराबर, अगर यहां से हल करोगे तुम लोग तो 16 का 3 में गुणा करोगे ना, 16 का 3 में गुणा, 16 3 48, 4.8 × 0.3,
गुणे यहाँ अगर करोगे तो 10 के पावर -19 10 के पावर 6, तो इसमें से 6 घटाओ तो 13 हो जाएगा, 13 6 19, तो माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 13 हो जाएगा। अगर इसे हल करोगे तो यह बराबर 3 का गुणा कर लो, 3 अट्ठे 24 को 4 हासिल 2 हो जाएगा, और 3 चौके 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14, क अंक पर दशमलव आ गया बच्चों, 2 अंक पर दशमलव, तो 1.44 गुणे 10 के पावर -13, यानी यह बराबर हो जाएगा बच्चों 1.44 गुणे 10 के पावर -13। इतने न्यूटन का बल लगेगा, है कि नहीं, इतने न्यूटन का बल लगेगा। त्वरण पूछ रहा है बच्चों, तो त्वरण अगर पूछ रहा है तो बल बराबर होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, और हमें त्वरण ही चाहिए ना, तो ए बराबर क्या होगा एफ बटे में एम, ए बराबर क्या हो जाएगा एफ बटे एम होगा, और एम का मतलब क्या इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास, यानी ए बराबर एफ, और एफ का मान कितना दे रखा है बच्चों लोग निकाल लिए, एफ का मान कितना दिया 1.44 गुणे 10 के पावर -13, कैलकुलेशन एक बार मिला लेना तुम लोग, और इसका द्रव्यमान दे रखा है बच्चों 9 गुणे 10 के पावर -31, ठीक है कि नहीं। इसको हल करोगे, इसको हल करोगे जो आएगा वही तुम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ में आया होगा बच्चों। तो अगर बातें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि और जो बच्चे हैं वो भी इसको देख सकें और अपना बढ़िया नंबर ला सकें बोर्ड के पेपर में बच्चों, क्योंकि सबके सहयोग से ही अच्छा नंबर आ सकता है। और आपके जो दोस्त मित्र हैं अगर आप बताते हो तो वो भी पढ़ लेंगे और उनका भी बढ़िया नंबर आ जाएगा। तो ये 4 नंबर के क्वेश्चन थे भाई। अब बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, 4 ही क्वेश्चन होता है, और इसमें दे रखा है कि अगला जो क्वेश्चन दिया है बच्चों कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सर जी आपको लिखवाएंगे, परिभाषा इसमें लिखना है। कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। एक लंबे सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कह रहा है एक लंबे सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए नियम भी लिखिए। तो बच्चों इसका नियम लिख लो। कह रहा है कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक तार रखा है तो कह रहा है उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता लोगे, बायो-सैवर्ट का नियम लिखोगे कि चुंबकीय जो क्षेत्र है बी वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र किन की चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। जिस बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं उस बिंदु और चालक तार के बीच बने कोण की ज्या के क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है कि नहीं। चुंबकीय क्षेत्र उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये सब बातें आपको इसमें लिखना है। तो क्वेश्चन मैंने बोल दिया, आप सर जी पढ़ाए होंगे लोग तो उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इतना ही। यानी जो पहला सेट था 2022 में पूछा गया क्वेश्चन मैंने फिजिक्स का आपको हल कराया। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगर ये आपको समझ में आया है तो आपके जितने भी दोस्त मित्र हैं सबके साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी बच्चे इसको देख सकें। और मैंने कहा 10 साल का पेपर मैं हल कराऊंगा बच्चों, तो 10 साल का पेपर यानी ये पहला साल 2022 में फिजिक्स का क्वेश्चन था, उसे 2021 में फिर उस तरह जो भी ये क्वेश्चन आए होंगे ना सभी क्वेश्चन को मैं आपको क्या कराऊंगा हल करा दूंगा। अगर ये वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से करेंगे तो उम्मीद है इससे बाहर से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं होगा बच्चों। तो आपका दिन शुभ हो, अच्छे से घर पे रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि बोर्ड के पेपर में आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट आए। तो हम भगवान से ही दुआ कामना करेंगे जो भी बच्चे मेहनत से पढ़ रहे होंगे या जो जिन बच्चों को पेपर देना होगा उनका नंबर बढ़िया है बच्चों। आज के लिए इतना ही, कल आगे हम लेकर आएंगे 2021 में जो क्वेश्चन पूछा है उसको।